हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जेके एसएसबी क्लास 4 की बात करें, उसका रीजनिंग का सेक्शन जो हम पूरा कवर कर चुके थे, आज वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। जितना भी रीजनिंग आप टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, क्रैश कोर्सेज को मान के चल सकते हो, जहाँ पर हम जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के सभी कवर करने वाले हैं। आज टॉपिक है आपके सामने 20 नंबर का एग्जाम में रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है, वो हम कवर करने जा रहे हैं। इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो ये कि जिनको पहले ही जिन्होंने सब कुछ पहले ही पढ़ के रखा हुआ है, जिनको सबकी नॉलेज पहले ही है, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा टॉपिक है, उन्होंने मेरे करने से पहले पहले वो क्वेश्चंस करने, एक ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये कि जो पहली बार रीजनिंग करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लास 4 की तैयारी अभी कर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरे लिए ये वाला टॉपिक बेस्ट है, मेरे लिए ये वाला टॉपिक बेस्ट है, मैं ये टॉपिक कर सकता हूँ, ये टॉपिक कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो मैं डायरेक्शन सेंस के कुछ क्वेश्चंस करवाए, आपको लगेगा हाँ ये मेरे लिए ईजी है। आपने क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट एक मिलेगी आपको जेके एसएसबी रीजनिंग की, वहाँ पे डायरेक्शन की 2-3 वीडियोस होंगी, आपने सारी कवर कर लेनी है। मान के चलो आपको वेन डायग्राम ईजी लगता है, आपके वेन डायग्राम की अलग से जो वीडियो है रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, आपने वो जाके देखनी है। वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सभी के सभी ट्राई करने। क्लियर हो रहा है ना? जिन्होंने किया उनको भी समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया उनको भी कवर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ये वो सीक्वेंस है जो कि सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हमने सभी कवर करें, बट सीक्वेंस को आगे पीछे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग के सेक्शन की। अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज में देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको एक मिसिंग टर्म है, कई सारे नंबर्स आपके सामने लिखे गए हैं, एक ब्लैंक डैश आपको देखने को मिल रहा है, एक ब्लैंक देखने को मिल रहा है, इसको आपको फिल करना है। आप कैसे करेंगे, एक सीक्वेंस मुझे पहचानिए यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, मुझे दिख रहा है सामने, अगर कोई स्क्वायर्स और क्यूब आपने याद करे हुए तो आपको पता है ये क्या है, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, इतना क्लियर है। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, कर सकते हैं हम, और ये 11 का स्क्वायर है। हमने स्क्वायर याद करे हुए हैं तभी हमें समझ आ रहा है, तो 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक पैटर्न बन रहा है, पहले 1 का स्क्वायर करा, फिर एक नंबर छोड़ दिया 3 का स्क्वायर करा, एक नंबर छोड़ दिया 5 का स्क्वायर करा, एक नंबर छोड़ दिया 7 का स्क्वायर करा, एक नंबर छोड़ेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो 81 आ जाएगा। अब जिसको स्क्वायर याद होंगे वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? क्या पैटर्न चल रहा था यहाँ पे, स्क्वायर वाला पैटर्न चल रहा था, किसी नंबर का स्क्वायर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा था। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले 4, फिर 7, फिर 12, फिर 19, फिर 28। इसको हम गैप फाइंड करके करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 4 और 7 की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 3 का। 4 और 7 के बीच में 3 का गैप होता है। अगर हम 7 की और 12 की बात करें, इनके बीच में 5 का गैप देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया? 12 और 19 की बात करें, इनके बीच में 7 का गैप देखने को मिल रहा है। 19 और 28 की बात करें, इनके बीच में 9 का गैप देखने को मिल रहा है। तो हमने गैप यहाँ पर पहचान लिया, हमें पैटर्न समझ आ रहा है। पहले 3 का गैप था, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। इसके बाद कितना गैप होना चाहिए, 11 का गैप होना चाहिए। 28 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 39 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि 4 में 3 ऐड किया 7 आ रहा था, 7 में 5 ऐड किया 12 आ रहा था, 12 में 7 ऐड किया 19 आ रहा था। वैसे 28 में 11 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आंसर आपके सामने हो गया। आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नंबर सीरीज के थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कैसे रहता है, 11, 13, 17, 19, पास पास से नंबर हम डिफरेंस निकाल देते हैं। इन दोनों के बीच का गैप 2 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, 4 का गैप, 2 का गैप। पैटर्न समझ आ रहा है? पहले 2 का गैप था, फिर 4 का, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 29 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी होगा क्लियर आप सभी को? 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का डिफरेंस करा, 29 आंसर आ गया। तो सभी को क्लियर हो गया। इस पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पे देखो 20, 20, 19, 16, बड़ा नंबर छोटा नंबर। जब इस तरह की सीक्वेंस आपके सामने आती है ना, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर आ रहा है, अल्टरनेट वे पे चलना चाहिए, वो भी बेटर रहता है। अल्टरनेट वे पे चलने से मेरा मतलब क्या है, आप एक नंबर स्किप करके आगे की तरफ बढ़ो। जैसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 20 है ना, इस 20 से इस 19 की तरफ जाएंगे, हमने 1 माइनस करा, फिर यहाँ से यहाँ पर गए, यहाँ पे -1 करा। अब 19 से 17 में जाना चाहते हो, -2 करना पड़ेगा। 17 से यहाँ पे जाते हैं 14 में जाना पड़ रहा है, -3 करना पड़ रहा है, -1, -2, -3। अब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो 14 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, इस वाले डैश में तुम्हारे पास 10 आ जाएगा, बट इस डैश में क्या आएगा वो भी चेक करना है। अब हम 20 से 16 की तरफ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ रहा है। 16 से 13 पे जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा।
13 से 11 की तरफ जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, -4 -3 -2। आगे हम क्या करेंगे, 11 से यहाँ पर आएंगे, क्या कहीं पे मिस्टेक वगैरह कर रहे थे यहाँ पे, हाँ बिल्कुल मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ से हमें यहाँ पे जाना था, एक स्टेप छोड़ के जाना था ना, तो 10 हमारे पास यहाँ पर आना था पहले। अब इस ब्लैंक की बात करें, क्या हम करेंगे, यहाँ से यहाँ पर चले गए, 11 से -1 करना पड़ेगा, 11 से -1 करेंगे, यहाँ पे भी 10 ही आंसर आ रहा है, तो दोनों डैश में 10 देखने को मिल रहा है। हमने क्या कहा, अल्टरनेट सीरीज चलाई है, एक नंबर लिया, फिर एक नंबर स्किप करके आगे रिलेशन ढूंढा, इसका रिलेशन एक स्टेप आगे गए, इसका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे गए, इसका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे चले गए। वैसे यहाँ पर हमने क्या करा, एक नंबर छोड़ा रिलेशन निकाला, एक नंबर छोड़ा रिलेशन निकाला, एक नंबर छोड़ा रिलेशन निकाला, इस तरह का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। उम्मीद आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, नंबर सीरीज वाले। यहाँ पर लिखा हुआ 3, 5, 15, 63, 99 और 143। अब यहाँ पे पहचान है, यहाँ पे किस तरह का रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। अब फिर से कहूँगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह याद किया, आपको समझ आ जाएगा। 3 क्या है, किसी ना किसी स्क्वायर के आसपास आता है। अगर मैं ऐसा करना चाहूँ, 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आता है, 4 आता है, उसमें से -1 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर आ गया ना 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 15 की बात करें, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा कितना आता है 16, -1 करूँगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर -1, ये हो गया 2 का स्क्वायर -1, ये हो गया 4 का स्क्वायर -1, ये क्या हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है 64, -1 करूँगा 63 आ जाएगा। ये क्या है 10 का स्क्वायर करेंगे 100, -1 करेंगे 99 आ गया। ये क्या है 12 का स्क्वायर करेंगे 144, -1 करेंगे 2 4, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था। 6 का स्क्वायर -1 यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें से 1 माइनस करेंगे 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर करके 1 माइनस कर रहे थे। 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये भी पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से, पहले कहा गया 6, फिर 13, फिर 25, फिर 51, फिर 101, और आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, 6 से 13 हम कैसे जा सकते हैं। आपको दिख रहा है क्या 6 के डबल के आसपास है 13, 13 के डबल के आसपास है 25, 25 के डबल के आसपास है 51। क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखो क्या बात यहाँ पे बनेगी, अगर पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कई सारी बातें आप मुझे पूछना चाहते होंगे, तो यही रिकमेंड करूँगा। अगर आपको ये टॉपिक ईजी लग रहा है, हमारी इसी चैनल में रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, JKSSB रीजनिंग, वहाँ पे जाकर आप नंबर सीरीज वाली वीडियोस देखो, वहाँ पे पूरे ध्यान से पूरे आराम से समझाया गया है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जो वीडियोस में क्वेश्चंस हैं वो भी देखो और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करो, अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। 6 से 13 कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 6 का डबल कर दूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर 12 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 13 से 25 कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 13 का डबल कर दूं, मतलब 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर जाएगा 26, उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तब भी 25 आएंगे। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, 25 का डबल कर दूं, मतलब 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 आ जाएगा, और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाई 2 +1, मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 +1। अब 51 से 101 तक कैसे जा सकते हैं, अगर मैं 51 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 102 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। पैटर्न समझ आ गया, 2 से तो हर बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। आगे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे और +1 कर देंगे। 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 202 आ जाएगा, और उसमें एक ऐड करेंगे 203, हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा 203, हमारे पास आंसर हो जाएगा। किसी तरह का यहाँ पे डाउट आपको नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 3-7 वाला, 3, 7, 15, 31, 63, 127, इसको कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम वैसे कर सकते हैं, 3 के डबल के आसपास मुझे दिख रहा है, अगर मैं 3 का डबल कर दूँ 6 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करूँगा 7 आ जाएगा। 7 का डबल करूँ 14 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करूँगा 15 आ जाएगा। 15 का डबल करूँगा 30 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 31 का डबल कर दूंगा 62 आ जाएगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा, आगे भी वही करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। कितना जाएगा 200, 220, 240, 255 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब जो ये वाले क्वेश्चन थे ना दो, यहाँ पर क्या है, इसमें आपको लिखा होगा फाइंड द, आपके पास क्या रहेगा पे फाइंड द, जैसे अभी यहाँ पे था ना फाइंड द मिसिंग टर्म आ रहा था, यहाँ पे आएगा फाइंड द रॉन्ग टर्म, मतलब एक टर्म ऐसी है जो कि सीरीज को खराब कर रही है, एक टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, वो रॉन्ग टर्म आपको पहचाननी होगी। जैसे 196, 169, 144, 121, 101, इनमें एक टर्म ऐसी जो कि गलत है, वो आपको पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है।
अब यहाँ पे पैटर्न बनाओ, फिर से वही है, ये हमारे पास क्या होता है 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर नहीं है। मतलब अभी तक जितने भी नंबर आते वो किसी न किसी का स्क्वायर थे, बट यहाँ पर अगर 100 आता तो हम बोलते ठीक था, बट यहाँ पे 101 आ गया तो इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है। जिस भी ऑप्शन में 101 देखने को मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके सामने कई सारे टर्म्स हैं, इनमें से एक रॉन्ग टर्म है, ऑप्शन भी दिए गए, आपको बताना कौन सी टर्म रॉन्ग रहने वाली है। अगर मैं पैटर्न बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे पैटर्न वगैरह, यहाँ पर देखो हम यहाँ पे डिफरेंस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की बात करूँ, 3 और 8 के बीच में गैप कितना है 5 का, 8 और 15 के बीच में गैप कितना है 7 का, 15 और 24 के बीच में गैप कितना 9 का, 24 34 के बीच में गैप कितना 10 का। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, अब यहाँ पर देखो 5 का गैप था, फिर 7 का गैप था, फिर 9 का गैप था, ऑर्डर नंबर चल रहे थे ना, आगे हमारे पास गैप कितना आना चाहिए था 11 का गैप आना चाहिए था। मतलब 24 + 11 कितना जगह 35 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 34 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे 35 आया होता तो हम क्या करते 35 में 13 ऐड करते, 35 में 13 ऐड करने में 48 आता है, इसका मतलब बाकी सब ठीक चल रहा है। इसने काम खराब कर दिया, हमें ये आइडेंटिफाई करना था और हमने वो बता दिया। इतना आप सभी को समझ आ गया होगा, यहाँ तक किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब नंबर सीरीज के बाद हमारे पास क्या आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये देखो कैसे करना है। क्वेश्चन में कहा गया टिम्बर की जो कोडिंग है वो बर्मिट की तरह की गई है, तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया आपको बताना है बैंडर की कोडिंग जो किस तरह से की जाएगी। अब यहाँ पर देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, जैसे T20 नंबर पे आता है, S19 नंबर पे आता है, V22 नंबर पे आता है, Z26 नंबर पे आता है। इस तरह की बातों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। और कोडिंग डिकोडिंग की पहली वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखा सकूँ ट्रिक के साथ कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। आप पहले 1-2 क्वेश्चंस देख लो, फिर अगर आपको लगता है हाँ कोडिंग डिकोडिंग आप कर सकते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियोस बढ़िया कोडिंग डिकोडिंग की आप जाके वो देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कहा गया है, टिम्बर की कोडिंग कैसे करी गई है। कहा गया जो टिम्बर है, टिम्बर की कोडिंग करी गई है बर्मिट की तरह। टिम्बर की कोडिंग कैसे करी गई है, बर्मिट की तरह की गई है। तो आपसे पूछा कि बताओ बैंडर की कोडिंग किस तरह से करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस भी रहते हैं, आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या टिम्बर की कोडिंग इस तरह से की गई है, मुझे दिख रहा है लास्ट जो 3 वर्ड्स है ना उन्हें स्टार्टिंग में उतारा गया है, तो मैं भी वही काम कर लेता हूँ। जो लास्ट के 3 वर्ड थे उन्हें मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, TER, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया। आगे चेक करते हैं, फिर ये MIT कैसे आया होगा, जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स थे उन्हें रिवर्स कर दिया है, मतलब M पहले लिख दिया फिर I फिर T रिवर्स कर दिया है। तो मैं भी क्या करूँगा, पहले जो 3 वर्ड्स उनको रिवर्स कर दूंगा, पहले N लिख दूंगा, फिर A लिख दूंगा, फिर B लिख दूंगा, ये मेरे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया अर्न, EARN, अर्न जो है इसकी कोडिंग कैसे करी गई है, इसकी कोडिंग करी गई है GCTP, इस तरह से कहा गया है। तो आपको बताना था कि नियर की कोडिंग किस तरह से होगी, आपको ये टर्म यहाँ पे बतानी थी। क्या आपको स्क्रीन में सब कुछ क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। अब तो 4G भी चल गया, अब तो दिखेगा ही दिखेगा, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, क्वालिटी बढ़ा देना वीडियो का, अपना दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, अर्न की कोडिंग इस तरह से की गई है, आपको बताना नियर की कोडिंग क्या है। अब याद रखना जब भी ऐसा होता है ना कि आपके पास जो भी आपसे पूछा गया है, जैसे NEAR पूछा गया है ना, तो NEAR इन वर्ड्स की कोडिंग पहले से करी गई है, आप सेम टू सेम कोडिंग यूज कर लो। जैसे यहाँ पर था ना टिम्बर की कोडिंग करी गई है, आपसे बैंडर की कोडिंग पूछी गई थी। अब BA यहाँ पे N की कोडिंग पहले से नहीं करी गई थी, तो आप क्या करते सीक्वेंस पहचान रहे थे। यहाँ पर N की कोडिंग पहले से हुई है, E की कोडिंग पहले से हुई है, A की भी पहले से हुई है, R भी पहले से हुई है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। N की कोडिंग P है, N के नीचे P लिख दो, E के नीचे G था, E के नीचे G लिख दो, A के नीचे C था, A के नीचे C लिख दो, R के नीचे T था, R के नीचे T लिख दो, PGCT करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है और पहली बार कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हो तो जाके बाकी वीडियोस भी देख लेना कोडिंग डिकोडिंग की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, कहा गया बेसिक वर्ड की बात करें, BASIC, बेसिक जो है इसकी कोडिंग कैसे करी गई है, DDULE, बेसिक की कोडिंग इस तरह से की गई है। तो आपको बताते हैं लीडर की कोडिंग किस तरह से होगी, LEADER, लीडर की कोडिंग किस तरह से होगी। पहले आपको पैटर्न पहचानना है। देखो B सेकंड नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे, S 19th नंबर पे, I 9th नंबर पे और C थर्ड नंबर पे आता है। D फोर्थ नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे, U 21 नंबर पे, L 12 नंबर पे, E 5th नंबर पे। ये हमने क्लियर कर लिया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा।
पैटर्न बताते हैं, पैटर्न किस तरह का बन रहा था, 2 से 4 तक कैसे जा सकते हैं +2 करके, 1 से 4 तक कैसे जा सकते हैं +3 करके, 19 से 21 तक कैसे जा सकते हैं +2 करके, 9 से 12 तक कैसे जा सकते हैं +3 करके, 3 से 5 तक कैसे जा सकते हैं +2 करके। पैटर्न समझ आ रहा है, पहले 2 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, वही सीक्वेंस हम यहाँ पर भी चला देते हैं। L 12 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, A 1st नंबर पे, D 4th नंबर पे, E 5th नंबर पे, R 18th नंबर पे आता है। क्लियर हो गया। हमें +2 करना है, +3 करना है, +2 करना है, +3 करना है, +2 करना है, +3 करना है। क्लियर हो गया। अगर मैं L की बात करूँ, 12 में 2 ऐड करूँगा 14 आएगा, और 14th नंबर पे N आता है। 5 में 3 ऐड करूँगा 8 आएगा, और 8th नंबर पे H आता है। 1 में 2 ऐड करूँगा 3 आता है, और 3rd नंबर पे C आता है। अब मेरी तरह आपने ये नहीं करना कि पूरा NHC करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, आपने ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। देखो, अगर आपके ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखता है जो सिर्फ N से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन N से स्टार्ट नहीं है, आप उसी को टिक कर दो। अगर 2 ऑप्शन ऐसे जो N से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आप H की तरफ भी जाओ। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे NH से स्टार्ट हो रहे हैं, तो थर्ड वर्ड देखो, अगर वो भी सेम मिल रहा है, फिर लास्ट वाला एक देखना स्टार्ट कर दो। इस तरह से पूरा सॉल्व करने की जरूरत वहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। फिर D 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 नंबर पे G आ जाएगा। 5 में 2 ऐड करोगे 7, 7 नंबर पे G आ जाएगा। 8 में ऐड करोगे 3, 21, 21 नंबर पे U आ जाएगा। तो NHCGGU यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सीरीज के आते हैं। सीरीज टाइप में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसे लेटर सीरीज भी कह सकते हो। जैसे आपके सामने सीरीज गिवन है A, फिर गिवन है C, फिर गिवन है F, फिर गिवन है J, फिर गिवन है O। आपसे पूछा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब यहाँ पर आपको पता है A 1st नंबर पे आता है, C 3rd नंबर पे, F 6th नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे आता है। क्लियर हो रहा है। तो 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 4 ऐड किया 10, 5 ऐड किया 15, 2 3 4 5, आगे 6 ऐड करोगे ना, यानी कि 21 नंबर पे क्या आता है आपके पास, U आता है। यहाँ पे U करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, 1st नंबर, 3rd नंबर, 6th नंबर, 10th नंबर, 15th नंबर, फिर 21 नंबर बुलाना था। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की तरफ देखो, यहाँ पर क्या है, BMO है, इसकी कोडिंग की गई है EOQ की तरह। पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, B, ये भी सीक्वेंस है, BMO है पहले, उसके बाद क्या आ रहा है EOQ आ रहा है, उसके बाद क्या है HQS आ रहा है, उसके बाद आपको बताना था यहाँ पर क्या आएगा, इस टर्म पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, B 2nd नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, H 8th नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे, O 15 नंबर पे, O 15 नंबर पे, Q 17 नंबर पे। सिंपल नंबरिंग लिख रहा हूँ, Q 17 नंबर पे, S 19 नंबर पे। दोबारा से रिपीट करो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने ऑप्शन की हेल्प से करना है, ठीक है। 2 से 5 के, 5 से 8 के, 3 3 ऐड करें, 2 से 5 3 ऐड किया, 5 से 8 3 ऐड किया, 8 से 3 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा ना। 11th नंबर पे क्या आता है, K आता है। आगे चलते हैं, 13 से 15 गए, 15 से 17 गए, 2 ऐड कर रहे हैं, 17 से 19 पे जाएंगे, S आ जाएगा। 15 गए, 17 19, थर्ड अल्फ़ाबेट की बात करें, 2 का गैप आ रहा है, 15 17 19, यानी कि 21 नंबर हमारे पास U आ जाएगा। तो KSU यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें वाइट को क्या कहा गया है, कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें वाइट को ब्लू कहा गया है, वाइट को ब्लू कहा गया है। फिर ब्लू की बात करें, उसको रेड कहा गया है, रेड को क्या कहा गया है, रेड को येलो कहा गया है। इस तरह से सीक्वेंस पूरी चल रही है। फिर येलो को ग्रीन कहा गया है, ग्रीन को क्या कहा गया है, ब्लैक कहा गया है, ब्लैक को वॉयलेट कहा गया है, वॉयलेट को ऑरेंज कहा गया है, इस तरह से कहा गया है। और लास्ट में क्या पूछा गया है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, बताइए ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। कोडिंग कर दी, वाइट को ये बोलते हैं, ब्लू को ये बोलते हैं, रेड को ये बोलते हैं, तो बताओ ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, बट रेड की कोडिंग येलो की गई है ना, तो आंसर येलो हो जाएगा। आपसे पूछा था ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है, आपको पता है कि रेड है, बट रेड की कोडिंग येलो करी गई है, तो आंसर आपका येलो हो जाएगा। इतना सीक्वेंस क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन में ही है। कहा गया अगर 786 की बात करें, 786 की जो कोडिंग है वो स्टडी वेरी हार्ड की गई है। 786 की जो कोडिंग है वो कैसे करी गई है, स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, ये कहा गया है। फिर कहा गया 8958 की बात करें, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 786 की कोडिंग ऐसे करी गई है, 958 की कोडिंग ये करी गई है, 645 की कोडिंग ये करी गई है। आपको बताना था कि वैरी की कोडिंग क्या होगी, इस वैरी की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि वैरी की कोडिंग 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 यहाँ पर भी है, 8 की कोडिंग पेज है, ऐसा नहीं कह सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
मुझे वेरी चाहिए ना, मुझे इस लाइन पे फोकस करना है। मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे स्टडी देखने को मिल रहा है, स्टडी मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में मुझे सेम वर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो सेम कोडिंग भी देखने को मिल रही होगी। वो कोडिंग कौन सी देखने को मिल रही है? 6 देखने को मिल रही है, यानी कि स्टडी की कोडिंग क्या रही होगी? 6 रही होगी। यहाँ पे वेरी भी है, हार्ड भी है, हार्ड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इन दोनों लाइन पे फोकस करूंगा, अगर सेम वर्ड है तो कोडिंग भी कोई ना कोई सेम यहाँ पर होगी। तो कोडिंग सेम कौन सी है? 8 कोडिंग सेम है। हार्ड की कोडिंग होगी कितनी? 8। अब बचा वेरी और बचा 7। इसका मतलब क्या है कि 7 की जो कोडिंग है, वेरी की कोडिंग जो है वो 7 करी गई है। अब ये आपके 2 टॉपिक कवर हो गए, नंबर सीरीज भी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग भी हो गया। आपको जो सही लगता है आप जाके एक बार वीडियोस देखो, अगर आपको दोनों समझ आए तो दोनों की वीडियोस जाके कवर करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो के, उनकी भी प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे आगे बात करें, फिगर सीरीज कंप्लीशन की बात करते हैं। आपके सामने फिगर्स रहती हैं, सॉरी ये फिगर ऑड वन आउट है। इसमें क्या रहता है, आपके सामने फिगर रहेगी, उसमें से एक फिगर ऑड रहने वाली है, आपको बताना कौन सी फिगर ऑड रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे ना शेडेड पोर्शन हर जगह में है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उसके अपोजिट एंड में है ना, जिसको आप स्क्वायर कह सकते हो, पहली फिगर में भी ओपन है, दूसरी में भी ओपन है, थर्ड में भी ओपन है, बट फोर्थ फिगर में वो क्लोज है, इसलिए फोर्थ जो फिगर है वो अलग पैटर्न शो कर रही है, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पर आपको डॉट देखने को मिल रहा है उसी के दूसरे एंड में एरो देखने को मिल रहा है। सेकंड फिगर में भी जहाँ पे डॉट है उसके अपोजिट एंड में एरो है, थर्ड में भी जहाँ पे डॉट है उसके अपोजिट एंड में एरो है, बट फोर्थ फिगर की बात करें, डॉट कहीं पर जा रहा है और एरो कहीं पर जा रहा है, इसका मतलब डी पार्ट अलग है, हमें वही बताना था, वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो आपको एक स्क्वायर, जैसे अगर हम पहली फिगर की बात करें, आपको ट्राइंगल दिख रहा है और ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, मतलब सेम फिगर के अंदर सेम फिगर है। बी ऑप्शन की बात करें, एक सर्कल है, उसके अंदर सर्कल देखने को मिल रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन की बात करें, अंदर भी जो 2 फिगर हैं, बाहर सर्कल है बट अंदर ट्राइंगल है। अभी तक क्या था, जो फिगर बाहर थी वही अंदर थी, बट डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, अगर बाहर सर्कल था तो अंदर भी सर्कल होना चाहिए था, बट यहाँ पे बाहर सर्कल अंदर ट्राइंगल है, डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिगर ऑड वन आउट में। यहाँ पर भी आपके सामने फिगर्स हैं, फर्स्ट फिगर की बात करें, सेकंड फिगर की बात करें, थर्ड और फोर्थ की। देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फिगर के क्या तो आप ध्यान दोगे, सभी के बाहर वाली फिगर कौन सी है? सर्कल है। सभी शेप्स में बात करें, बाहर की तरफ सर्कल है, बट बी ऑप्शन अकेला ऐसा जहाँ पे सर्कल बाहर की तरफ नहीं है, इसका मतलब बी अलग हो गया, वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी फिगर ऑड वन आउट की बात करें, कई सारे हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, बट आपको समझ आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन आएगा, कैसे अपना अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन की तरफ। यहाँ पर क्या रहता है, आपको सामने पैटर्न रहेगा, आपने उस फिगर को कंप्लीट करना होगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आपके सामने 3 रेक्टेंगल, आपको फोर्थ वाला कवर करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। इतना तो क्लियर है ना, जितने भी रेक्टेंगल हैं। अगर हम फोर्थ रेक्टेंगल की बात करें, यहाँ पे देखो डॉट, फर्स्ट में भी डॉट आपको राइट साइड देखने को मिल रहा था, सेकंड में भी राइट साइड, थर्ड में भी राइट साइड, यानी कि फोर्थ फिगर बनेगी वहाँ पे भी डॉट राइट साइड में बनना चाहिए। ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। अब हमारे पास बात करें, फर्स्ट फिगर में सर्कल यहाँ पे था, सेकंड में सर्कल यहाँ पर आ गया, थर्ड में यहाँ पर है, फोर्थ में सर्कल यहाँ पर होना चाहिए। ऊपर में डॉट इस तरफ और सर्कल इस तरफ कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ है, पहले जो फिगर थी उसमें सर्कल के सेंटर में 1 स्टार था, दूसरे में 2 स्टार, तीसरे में 3 स्टार और फोर्थ में 4 स्टार होने चाहिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फिगर में 2 सर्कल हैं, 3 ट्राइंगल हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, वो जो 3 ट्राइंगल नीचे थे वो ऊपर की तरफ आ गए, और फोर्थ में क्या हो गया, फर्स्ट में क्या होगा, ट्राइंगल 3 नीचे थे, नेक्स्ट में वो ऊपर चले गए। फर्स्ट में 2 सर्कल ऊपर थे, नेक्स्ट में 3 सर्कल नीचे आ गए। क्लियर हो गया, मतलब ट्राइंगल का अमाउंट वही रह रहा है, डॉट जो है वो एक स्टेप बढ़ रहा है और पोजीशन चेंज हो रही है। थर्ड में क्या है, थर्ड में डॉट 3 ऊपर की तरफ थे ना, अब नेक्स्ट में डॉट बढ़ने चाहिए ना, नेक्स्ट में डॉट 4 हो जाएंगे, बट कहाँ पे, नीचे की तरफ। 4 डॉट नीचे की तरफ कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में, और ट्राइंगल नीचे 4 थे, वही ट्राइंगल ऊपर की तरफ चले जाएंगे, 4 ही रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी में वैसा देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ना कि आपको सर्कल देखने को मिल रहा था बीच में। अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए आपका सर्कल ऐसे बना हुआ है, आपको ऐसे कंप्लीट करना होगा। मतलब कि अगर हमारे पास जो भी रेक्टेंगल वगैरह है उसमें एक इस तरह की शेप तो आएगी ही आएगी। ऐसे बी ऑप्शन में भी देखने को मिल रही है, सी ऑप्शन में भी देखने को मिल रही है, बट आप हर जगह देखोगे कहीं पे भी ये शेप्स ना ऐसे अलग नहीं है। जहाँ पर भी आप देखोगे शेप्स कैसी है,
शेप्स ऐसे मिलने के बाद अलग हो रही है ना, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ये फिगर कंप्लीशन, अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे कई तरह के क्वेश्चंस और भी हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्शन पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम ऊपर की साइड की बात करें, इसको नॉर्थ साइड बोलते हैं, इसको साउथ साइड बोलते हैं, इसको ईस्ट साइड बोलते हैं, और इसको वेस्ट साइड बोलते हैं। अगर इसके बीच में कोई डायरेक्शन आ जाएगी, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन होगी उसको हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनता है ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का रहेगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ सिर्फ, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इतना याद रखना। और ये बात याद रखना, जब भी आपको राइट साइड कहा जाएगा ना कि आपको राइट साइड आना है, आप ऐसे आ जाना, और जब भी कहा जाएगा लेफ्ट साइड आना है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाना। जब भी राइट साइड आना होगा ना, ऐसे घूमना घड़ी की तरह, और जब लेफ्ट साइड आना होगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना। क्वेश्चंस करते हैं ट्रिक के साथ। अब यहाँ पे कहा गया है इफ सीता वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, क्वेश्चन में कहा गया है, और लास्ट में कहा गया हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी क्वेश्चन में पूछा गया ना कोई अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आप वहाँ पे ट्रिक लगा दो। हर जगह नहीं लगाना, जहाँ पर कहा गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है वहाँ पर आप ट्रिक लगा दो। जैसे यहाँ पर कहा गया है सीता 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, मैंने 10 लिख दिया और वेस्ट की जगह W लिख दिया। फिर कहा गया है वेस्ट देन टर्न साउथ, फिर वो साउथ साइड में टर्न करती है और कितना कवर करती है, 10 किलोमीटर कवर करती है। फिर उसके बाद कहा गया ईस्ट साइड में टर्न करती है और 10 किलोमीटर कवर करती है। फिर कहा गया नॉर्थ साइड में जाती है और 10 किलोमीटर कवर करती है। सारे डाटा हमने अरेंज कर लिया। जो भी अपोजिट डायरेक्शन होगी, नॉर्थ के अपोजिट साउथ है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएंगी हमने माइनस कर देना है। यहाँ पर हम बात करें नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं ना, माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 10 में से 10 माइनस करके 0 बन जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा। 10 वेस्ट 10 ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये भी अपोजिट, इनको माइनस कर सकते हैं, ये कट जाएंगे पूरी तरह से, तो डिस्टेंस 0 हमारे पास बच जाएगा। और 0 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है राहुल जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। राहुल 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। उसके बाद कहा गया फिर लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। नॉर्थ के बाद लेफ्ट टर्न लेना है ना, यानी कि अगर राइट साइड टर्न लेना होता वो क्लॉकवाइज आता, उसे लेफ्ट साइड टर्न लेना मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमना है। अब उसको ऐसे नहीं आना है, अब उसको ऐसे आना है, यानी कि उसको इस साइड आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आएगा तो वेस्ट में आ जाएगा। वेस्ट में आता है और कितना कवर करता है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में आता है, और लेफ्ट टर्न करके वो 5 किलोमीटर तक आता है। इसके बाद कहा गया फिर वो राइट साइड टर्न लेगा। यहाँ पर आ गया ना वेस्ट में, अब वो राइट साइड मतलब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और कहाँ पे जाता है, नॉर्थ साइड में जाता है, और कितना कवर करता है, 3 किलोमीटर तक कवर करता है। इतना भी समझ आ गया। और फिर कहा गया एंड अगेन टर्निंग राइट, यहाँ पर आने के बाद दोबारा राइट साइड टर्न करता है, नॉर्थ में आएगा फिर राइट साइड टर्न करेगा तो ईस्ट में आ जाएगा, और ईस्ट में कितना कवर करता है वो, ईस्ट में वो 5 किलोमीटर कवर करता है। इतना क्लियर हो गया। अब पूछा गया वो कौन से डायरेक्शन में है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट है ना, तभी मैं ट्रिक लगा रहा था। मुझे पता है ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन से, इनको हम माइनस कर सकते हैं। बच गया नॉर्थ और बच गया नॉर्थ, इनको ऐड कर देंगे, 3 + 2 5 नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में है और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। आपसे जब डायरेक्शन पूछी थी तो नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर भी वैसे कहा गया लास्ट में हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में पूछा गया है, इसका मतलब हम यहाँ पर भी ट्रिक लगा सकते हैं। एक आदमी जो है वो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, हमने लिख दिया, और फिर वो साउथ में आता है, 5 किलोमीटर साउथ में आता है। फिर कहा गया वो ईस्ट में आता है, 6 किलोमीटर ईस्ट में आता है, और फिर वो कहा गया फिर वो नॉर्थ साइड टर्न करता है, 10 किलोमीटर जाता है। ये सारा डाटा हमने जो भी दिया था हमने अरेंज कर लिया। अब वो क्या पूछता है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। फिर से ट्रिक की अगर हम हेल्प लेंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ अपोजिट है, इनको माइनस कर सकते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो इसके साथ तो डायरेक्शन की वही हम लिख देंगे। 5 नॉर्थ हमने लिख दिया, 6 ईस्ट सेम है, इनको ऐड कर देंगे, 12 ईस्ट आ जाएगा। अब यहाँ जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, अपोजिट ना बचे, लास्ट में पास ये बच रहा है, यहाँ पर कैसे निकालना है डिस्टेंस वगैरह, डायरेक्शन तो क्लियर होगी, डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। बट जब वो वैल्यू निकालने कितने दूरी पर, आप क्या करोगे, जो पहला नंबर था उसका स्क्वायर कर लो, जो दूसरा नंबर था उसका स्क्वायर कर लो, और अंडर रूट में डाल दो। इसको सॉल्व करोगे तो 169 आ जाएगा, अंडर रूट में डाल दोगे 13 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के एंड में देखो क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन के एंड में कहा गया है
कि विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते हो। ट्रिक कहाँ पे लगानी है, जब पे स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह लिखा गया हो। यहाँ पर कहा गया वॉकिंग 60 मीटर्स टू द नॉर्थ, इसको हम जनरल मेथड से करेंगे। क्या कहा गया है, वॉकिंग 60 मीटर्स टू द नॉर्थ, 60 मीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। पहले कौन जाता है 60 मीटर नॉर्थ की तरफ, रितिका जाती है और वो लेफ्ट साइड टर्न लेती है। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, उसको ऐसे आना है, राइट होती तो ऐसे, लेफ्ट आ रही है तो ऐसे, और कितना टर्न करती है 30 मीटर आती है। वो कितना आ चुकी है 60, इतना बड़ा 30 थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, वो 30 मीटर लेफ्ट की तरफ आती है। फिर कहा गया है फिर वो साउथ की तरफ टर्न करते 30 मीटर, साउथ की तरफ कितना आती है 30 मीटर आते हैं। हम साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ आए और 30 मीटर आ गए। फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करती है। अब यहाँ से उसको राइट साइड जाना होता तो ऐसे घूमती, उसको लेफ्ट साइड जाना 30 मीटर, वो यहाँ पे आ चुकी है। क्लियर हो गया। पूछा गया वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना। किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये एंगल वाले क्वेश्चन आ गए ना, एंगल वाले क्वेश्चन जैसे मर्जी हो आप ट्रिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर कहा गया है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक आदमी जो है उसको फेस कहाँ पर है, वो नॉर्थ वेस्ट साइड में फेस कर रहा है। फिर कहा गया वो 90 डिग्री कहाँ जाता है, 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कहते हैं ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 135 डिग्री, फिर 135 डिग्री कहाँ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ऐसा कहा गया है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अपोजिट है ना, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट को माइनस करते हैं, 90 135 का डिफरेंस निकालेंगे 45 आ जाएगा, माइनस करते हैं 45। साथ में हम कौन सी डायरेक्शन लिखेंगे जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, हम वो लिख देंगे। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आते क्या कहा गया था, एक आदमी जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक आदमी कहाँ पे देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहा है। लास्ट में वो कहाँ पर आया 45 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता वो ऐसे आता, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा। और कितना घूम रहा है 45 डिग्री ना, मतलब कि वो यहाँ पे था और यहाँ पर आ जाएगा। 45 डिग्री इतना डिफरेंस है ना, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहा गया एक आदमी जो है वो कहाँ पे फेस कर रहा है, फिर से नॉर्थ वेस्ट पे वो फेस कर रहा है। पहले वो टर्न करता है 90 डिग्री, कैसा 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है। फिर कहा गया 180 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। उसके बाद क्या कहा गया है, कहा गया वो 90 डिग्री फिर से सेम डायरेक्शन, मतलब कि सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज जाता है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, फिर से वही हो गया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कट के बच गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले वो कहाँ पे था, पहले वो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था ना। अब उसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, उसको ऐसे आना है, बट कहाँ पे आना है 180 डिग्री पे आना है ना, यानी कि 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनती है। पहले वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, यानी कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतने पे आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी हमारा हो गया, नंबर सीरीज भी हमारा हो गया, फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर ऑड वन आउट भी होगा, डायरेक्शन भी आ गया। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। वेन डायग्राम में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी स्टेटमेंट रहेगी और डायग्राम रहेंगी। आपको बताना कौन सी डायग्राम यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है। जैसे पहले में कहा गया प्लैनेट, जुपिटर और मून। आपको पता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि प्लैनेट की बात करें ना, तीन, जैसे प्लैनेट जुपिटर मून, तीन टर्म्स देखें, तीन सर्कल बनते हैं। अब मुझे पता है जुपिटर क्या है, जुपिटर एक प्लैनेट है ना, जुपिटर एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट एक बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर एक जुपिटर प्लैनेट आता है, तो इस तरह का रिलेशनशिप सही है हमारे पास। और मून एक अलग है, मून एक सैटेलाइट है ना, वो प्लैनेट के अंदर नहीं आएगी, वो अलग आएगी, तो मून का सर्कल अलग से बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, वो करेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी चीज़ है, एटमॉस्फेयर आ गया, उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, उसी के अंदर ऑक्सीजन भी आती है। ये बड़ा सर्कल एटमॉस्फेयर बता रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, बट दोनों गैसेस अलग अलग है ना, तो एटमॉस्फेयर के हैं तो अंदर ही हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर रख दिया, बट दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है स्टूडेंट, चिल्ड्रन और बर्ड्स। अब मुझे पता है यहाँ पर देखो रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, बर्ड्स तो अलग रखनी पड़ेंगी। अब स्टूडेंट्स की बात करें और चिल्ड्रन में कैसा रिलेशनशिप शो करेंगे, इसमें ऐसा शो करेंगे। अगर मान के चलो स्टूडेंट है और ये चिल्ड्रन है, ये क्या बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो चिल्ड्रन है। ये क्वेश्चन क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो चिल्ड्रन हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी स्टूडेंट चिल्ड्रन ही नहीं होते ना, कुछ चिल्ड्रन स्टूडेंट नहीं भी होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं, वैसा भी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी स्टूडेंट चिल्ड्रन नहीं होते, कुछ स्टूडेंट जो है वो चिल्ड्रन हो सकते हैं। वहाँ पर ऐसा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। और जो बर्ड्स है उसको हमने अलग रख दिया, ऐसा बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है
डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स। अब डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, लॉयर्स का अलग प्रोफेशन है, इंजीनियर्स का अलग प्रोफेशन है, तीनों को अलग रखना पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास होता है एनालॉगी वाला टॉपिक। अब एनालॉगी वाले टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, अब आपको आइडिया लग रहा है ना जो पहली बार देख रहे हैं कि किस टॉपिक में क्या क्या रहता है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको क्या समझ आ रहा है। जो समझ आ रहा है उसकी सेपरेट वीडियो बनी है, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं एनालॉगी की कि एनालॉगी में क्या रहता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम बात करें, आपको कहा गया है रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है वो ओम से है। आपको कहा गया रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप किससे है, ओम से है। आपको बताना करंट का रिलेशनशिप क्या होगा। ओम के SI यूनिट क्या, रेजिस्टेंस के SI यूनिट क्या है, ओम, तो करंट के SI यूनिट क्या है, एम्पेयर, तो एम्पेयर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये होता है एनालॉगी में। एनालॉगी का मतलब क्या, सिमिलरिटी आपको बतानी है। आगे चलते हैं, डॉक्टर का रिलेशनशिप दिया हुआ हॉस्पिटल से, तो टीचर का किससे हो जाएगा। डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है तो टीचर स्कूल में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप दिया हुआ माइंड से, तो ऑर्थोलॉजिकल रिलेशनशिप किससे होगा। आपको तो साइकोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, माइंड की स्टडी से, तो ऑर्थोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है, बर्ड की स्टडी से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये होगी एनालॉगी। एनालॉगी में हमारे पास एक वर्ड एनालॉगी भी रहती है, जैसे ए टी का रिलेशनशिप कहा हुआ है कि ए टी का रिलेशनशिप जो है वो बी यू से हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जे पी का रिलेशनशिप किससे होगा। आपको होता है ए से बी की तरफ गए, टी से यू की तरफ गए, एक स्टेप आगे बढ़े हुए हैं, तो जे से के जाना पड़ेगा और पी से क्यू जाना पड़ेगा, तो के और क्यू के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। जैसे कहा गया 4 का रिलेशनशिप 17 से है, तो आपको बताना उसी तरह से 8 का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा। ऑप्शंस में एक में दिया हुआ 63, एक में दिया हुआ 52, एक में दिया हुआ को 65 और एक में दिया हुआ 51। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, उसमें 1 ऐड कर दो 17 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर दो 64, उसमें 1 ऐड करो 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे करना है। ये था हमारे पास एनालॉगी वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं आज के 8th टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास ब्लड रिलेशन वाला। अब ब्लड रिलेशन कैसे करना है यहाँ पर देखना, कुछ बातों का ध्यान रखना, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हम जब भी बात करें किसी फीमेल मेंबर की, किसी भी फीमेल मेंबर की बात करेंगे हम उसको सर्कल में रख देंगे। जब हम किसी मेल मेंबर की बात करेंगे उसको हम इस तरह से रेक्टेंगुलर स्क्वायर में रख देंगे। जब भी हम कपल्स बनाएंगे ना, हस्बैंड वाइफ बनाएंगे, इस तरह से हम इस तरह से डबल लाइन्स यूज़ करेंगे। और जब हमें भाई बहन बनाने होंगे हम सिंगल लाइन यूज़ करेंगे। जब इनके पेरेंट्स बनाने होंगे ऊपर की जनरेशन में चल जाएंगे, जब इनके बच्चे बनाने होंगे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, देखो a माइनस बी का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है a माइनस बी का मतलब है a जो है वो फादर है b का, a प्लस बी का मतलब है a डॉटर है b की। जो भी कहा गया है लास्ट में क्या कहा गया है, p प्लस एस माइनस टी। अगर ये स्टेटमेंट बनती है तो आपको बताना है कि किसका रिलेशनशिप पूछा गया। अगर ऐसा रिलेशनशिप मतलब आपको बताना है p का रिलेशनशिप क्या होगा t से। अगर ऐसी स्टेटमेंट होती है तो p का क्या रिश्ता होगा t से, आपको वो बताना था। आप कैसे बताओगे, अब आपको देखना है पहले p प्लस एस सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में प्लस कहाँ पे देखने को मिल रहा है, a प्लस बी में देखने को मिल रहा है। a प्लस बी का मतलब था a इज डॉटर ऑफ b, तो p प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, p इज डॉटर ऑफ s। पहला जो है दूसरे की डॉटर है। a प्लस बी का मतलब क्या था कि a डॉटर है b की, तो p प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, p डॉटर है s की। p लड़की है ना, लड़की है, किसकी लड़की है, s की लड़की है। इतना क्लियर हो गया। p लड़की है, जेंडर क्लियर था, मैंने बना दिया। और किसकी लड़की है, s की लड़की है, यानी कि s के मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, तो उनको मैंने ऊपर की तरफ बना दिया। फिर कहा गया s माइनस टी हमको सॉल्व करना है। हमने ये तो सॉल्व कर दिया, अब हम बाकी की टर्म सॉल्व करते हैं s माइनस टी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का मतलब था कि a फादर है b का, a माइनस बी का मतलब था a फादर है b का, तो s माइनस टी का मतलब क्या होगा, s फादर है t का। पहले वाला फादर है दूसरे का, s फादर किसका है, s फादर है, बट किसका, t का फादर है। यानी कि t कौन होगा, इसका कोई ना कोई भाई बहन हो सकता है, क्योंकि s कौन है, t का फादर है ना, तो t का फादर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई बेटा बेटी होगा। इसकी बेटी तो पहले ही है, ये कोई भाई बहन इसका होगा मतलब, है ना। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे कि p का रिलेशनशिप क्या है t के साथ, तो p जो है जो भी है p t की सिस्टर हो जाएगी, एक ही जनरेशन में है ना, तो p जो रहने वाली है वो t की सिस्टर रहने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपके पास स्टेटमेंट आपके पास इस तरह से आती कि p मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस टी इस तरह से दिया होता और आपसे पूछा था कि बताओ t का क्या रिलेशनशिप है p से। अगर ऐसा क्वेश्चन होता वो आपसे पूछता बताओ t का क्या रिलेशनशिप है p से, तो आप कैसे बताते। अब वही है, पहले p इंटू क्यू सॉल्व करना है। आप देखो a इंटू बी कहाँ पर है, a इंटू बी का मतलब था a वाइफ है b की, तो p इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, p वाइफ है, किसकी वाइफ है, q की वाइफ है। ये क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद q माइनस टी सॉल्व करना है। a माइनस बी का मतलब था a इज़ फादर ऑफ b, तो q माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा, q इज़ फादर ऑफ t। ये हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि t का क्या रिश्ता है p से, t का जो है वो क्या रिश्ता है p से, तो हम बता ही नहीं सकते क्या रिश्ता है। t का रिश्ता क्या है p से हम बता ही नहीं सकते। t या तो बेटा हो सकता है या तो बेटी हो सकती है। तो ऑप्शंस में तो आपको एक ही चीज़ दी हुई है, बेटा दिया हुआ है, बेटी दी होगी, और एक ऑप्शन आपके पास ऐसा होगा जहाँ पे लिखा होगा डाटा इनएडुकेट कांट डिटरमाइंड, आपको वो टिक कर देना है, क्योंकि आपको जेंडर नहीं पता टी का जेंडर क्या है। जेंडर पता को तभी तो बताओ कि बेटा या बेटी है, जेंडर ही नहीं पता तो बता ही नहीं सकते। इतना कन्फर्म है कि बेटा या बेटे में से कुछ है, बट कौन है वो नहीं पता ना, तो इसका मतलब कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा। एक हो गया ब्लड रिलेशन में ये वाली टाइप। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। ऐसे क्वेश्चन है कैसे करना है, कहा गया पॉइंटिंग टू जतिन, जतिन की तरफ पॉइंट करते हुए, पॉइंटिंग टू जतिन, जतिन की तरफ पॉइंट करते हुए राशि बोलती है, राशि जतिन की तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोलती है, हिज सिस्टर, जतिन की जो सिस्टर है उसके बारे में बता रही है। हिज सिस्टर, इसकी सिस्टर कौन है, मेरी मदर की ओनली डॉटर है। हिज सिस्टर इज माई मदर्स ओनली डॉटर, यानी कि जतिन की बहन कौन है, ये क्या कहती है, जतिन की जो बहन है वो कौन है, मेरी माँ की अकेली लड़की है। जतिन की बहन कौन है, मेरी माँ की अकेली लड़की है। मेरी माँ की अकेली लड़की कौन है, जतिन की बहन है, यानी कि ये खुद जतिन की बहन हुई ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि राशि जो है वो जतिन से कैसे रिलेटेड है, राशि जतिन की बहन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं वीडियो में, अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन और करते हैं, कहा गया इफ जानकी इज प्रणव्स फादर्स मदर्स हस्बैंड सिस्टर, अगर जानकी जो प्रणव के फादर के मदर के हस्बैंड की सिस्टर है तो बताओ जानकी प्रणव से कैसे रिलेटेड है। जानकी कौन है, एक प्रणव है, प्रणव के फादर हैं, प्रणव फादर, प्रणव के फादर बना दिए, प्रणव फादर मदर, प्रणव के फादर की मदर बना दी, प्रणव फादर्स मदर हस्बैंड बना दिया उनका, उसकी सिस्टर बना दी। ये कौन है, जानकी है। क्या कहा गया है कि जानकी कौन है, प्रणव के फादर के मदर के हस्बैंड की सिस्टर है। प्रणव के फादर के मदर के हस्बैंड की सिस्टर कौन है, वो जानकी है। तो आपको बताना था कि जानकी जो है प्रणव से कैसे रिलेटेड है। अब ऑप्शन की तरफ से देखा जाए तो प्रणव की तो मदर हो नहीं सकती, प्रणव की मदर इस वाली लाइन में आएगी। प्रणव की कजन की बात करें तो वो इसी के लाइन पे आएगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता। ग्रैंड आंट हो सकती है। और डी ऑप्शन की बात करें सिस्टर, तो सिस्टर भी इस लाइन में आनी थी। ए बी और डी एलिमिनेट कर दिया। हाँ, ये ग्रैंड रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे फादर मदर हो गए, यहाँ पे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर रिलेशनशिप होगा ना, तो ग्रैंड लाइन में आ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रणव जो है जानकी जो कैसे रिलेटेड है, जानकी जो ग्रैंड आंट है, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी बेसिक रीजनिंग कंप्लीट, आपको क्रैश कोर्स करवा दिया है किस तरह के रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं आपके जेकेएसएसबी क्लास 4 में। अगर आप देखना चाहते हो बाकी की वीडियोस तो जाके देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। जल्दी आपके लिए इसी तरह से जैसे हमने रीजनिंग का स्टार्ट करा है ना, मैथमेटिक्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे एक दिन में कम से कम 2 टॉपिक तो डिस्कस करेंगे और 3 से 4 दिन में आपको मैथ का भी कंप्लीट कोर्स कर देंगे। बट वो तभी स्टार्ट होगा जब इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।